ने नेशनल हेराल्ड केस में 15 अप्रैल 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हर जगह किस प्रकार का प्रदर्शन और किस प्रकार के ये सारे मामले कर रही है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जबकि ये मामला केवल आज का नहीं है और ये नाम भी पहली बार नहीं आए कि आज ही आए हैं, ये आज उत्पात मचाएंगे। इस सारे नेशनल हेराल्ड केस के मामले में बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है और लंबी चौड़ी स्टोरी में कांग्रेस को, सोनिया को, राहुल को, रॉबर्ट वाड्रा को, सभी को ईडी द्वारा पहले समनिंग की गई, पूछताछ की गई, इनकी बार बार इनकी हियरिंग हुई, इनको अपनी बात पूरी कहने का और रखने का मौका भी मिला। उसके साथ साथ ये लोग राहत लेने के लिए ईडी के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी गए और उस प्रकार की सारी प्रक्रिया के बाद आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का आज पूरे देश के अंदर माहौल बनाना चाहती है, मैं इस विषय में आप लोगों से और आपके माध्यम से मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूं। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने एक बयान में कहा कि वह नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुल 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेगी। ये 11 अप्रैल को बता दिया था और 11 अप्रैल 2025 को ही ईडी ने पीएमएलए एक्ट के धारा 8 और एसोसिएटेड नियमों को नियम 5A(1) के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे, जहां ये संपत्तियां हैं। ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजीएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपियों को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क भी किया गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 11 अप्रैल 2025 को दिल्ली के हेराल्ड हाउस 5A बहादुर शाह जफर मार्ग और मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर ईडी द्वारा नोटिस भी चिपकाए गए हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को करीब 7 घंटे तक कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की थी, क्योंकि वे तब नेशनल हेराल्ड के एकमात्र एम्प्लॉयज थे। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का बयान भी दर्ज किया था। इसी केस में अगस्त 2023 को दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया गया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सोनिया और राहुल से भी पूछताछ के बाद की गई थी। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे तक पूछताछ हुई। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इस दौरान उनसे 100 से ज़्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से जून 2022 में 5 दिनों में 50 घंटे से पूछताछ भी की थी। इस नेशनल हेराल्ड मामले में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया था। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। एजेएल पर मालिकाना हक कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं था, क्योंकि 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे। अखबार के प्रकाशन के लिए एजेएल को कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकारी जमीनें मिली। 1956 में एजेएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। कंपनी एक्ट धारा 25 ने कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज चढ़ गया था। तब एजेएल ने फैसला किया अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, जबकि सारी की सारी राहत जो भी ली सरकारों से उन्होंने प्रकाशन के नाम पर ली। परंतु जिस प्रकार से टैक्स की छूट और ये सारे मामले इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के लोगों ने किए, पूरे खेल किए, तो 2008 में 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस पर कर्जा हो गया।
तब एजेएल ने फैसला किया अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर गई और 2010 में सोनिया राहुल गांधी ने इसमें एंट्री की। एजेएल के 1057 शेयरधारक उस समय थे, 5000 में से घटते घटते 1057 शेयर होल्डर उस समय थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया कंपनी लिमिटेड शुरू कर दी इसी साल में। इसके तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी ने 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उसकी मां सोनिया गांधी की रखी, 38 के पास रखी गई। शेष 24% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, जो दोनों का निधन हो चुका, उनके पास थी। इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ रुपए के शेयर YIL यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिए गए और उसके बाद यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। हुआ क्या, उन्होंने जो 90 करोड़ लोन चुकाना था उसमें इन्होंने जिम्मेवारी ले ली। 9 करोड़ के शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इस तरह कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, खुद ही माफ कर दिया। यानी यंग इंडिया लिमिटेड को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया और जिसके मालिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और ये सारी टीम, सैम पित्रोदा, ये पूरी टीम मालिक बन गई। कांग्रेस ने एजेएल की होल्डिंग इस लोन के एवज में यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। मतलब बिना शेयर धारकों को विश्वास में लिए इसके शेयर को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर करने का इन्होंने काम कर दिया। इसके बदले में यंग इंडिया लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपए दिए, द एसोसिएट जर्नल को दे दिए, सिर्फ 50 लाख रुपए। सारी संपत्तियां, सारे शेयर सिर्फ 50 लाख में इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिए। आरोप यह है कि YIL ने यंग इंडिया लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। एजेएल को दिया गया कर्ज भी एक तरह से अवैध था क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। अब मामला कहां से बिगड़ा और कहां ये उठा, शेयर ट्रांसफर होते ही एजेएल के शेयर होल्डर सामने आ गए। इसमें पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी, इलाहाबाद व मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडे काटजू सहित कई शेयरधारकों ने आरोप लगाया कि जब YIL ने एजेएल का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर्स में से कोई सहमति भी नहीं ली और शांति भूषण और मार्कंडे काटजू के पिता का नाम एजेएल में शेयर था। 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की, शांति भूषण जी ने और काटजू जी ने, तब जाके ये ईडी को मामला ट्रांसफर किया गया और 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले को दोनों को जमानत दे दी और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से भी छूट दी थी। साल 2013-14 में कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कर्ज देने को लेकर एक प्राइवेट कंप्लेंट भी कोर्ट में दायर की गई जो आज भी विचाराधीन है। 18 सितंबर 2015 को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर के एजेएल को इसी आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन नहीं कर रहे थे। वो तो इस काम के लिए केवल बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था, वो काम ही नहीं कर रहे थे वहां पर। और 5 अप्रैल 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए एजेएल को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम पर करना चाहते थे। और वर्ष 2011 में इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाकर हजारों करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने का एक चाल चली। ये आज केवल इस बात के लिए कि ये आज हमारी सरकार कार्यकाल में मामला हुआ है, इसलिए आज पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन करने की कांग्रेस पार्टी योजना बना रही है।
और जो राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं है, सीधा सीधा व्यवसायिक मुद्दा है, उसको वो कांग्रेस के नाम पर राजनीतिकरण करना चाहते हैं। मैं आप सभी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को और ख़ास तौर से कांग्रेस के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि वो इस ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराएं। जब वो लोग एक कारोबार के लिए, एक प्रकाशन के लिए, एक अखबार का छपाई के लिए सारी योजना बनी थी, उसको उन्होंने साइड लाइन लगाकर केवल शुद्ध व्यापार के लिए उन्होंने इस कार्य का सारे योजनाबद्ध तरीके से और पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये किया है कि सारी संपत्ति को जब वो दान में मिली थी, किसी भी पहल से मिली थी या किसी पर्पज के लिए मिली थी, उसको उन्होंने खुर्द-बुर्द करने का काम किया। ये सारा आज का विषय था जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता था। देखिए, ये जो शेयर होल्डर थे, जब इन्होंने सारे नेशनल हेराल्ड को एजीएल में ट्रांसफर किया, वाईएल में ट्रांसफर किया, तो उन लोगों से सलाह ली। शिकायत तो उनकी तरफ से आई है, शिकायत आए तो सरकार जांच कराएगी, और सरकार जांच कराए तो फिर पहले तो ये लोग कहते थे कि हमारा तो कोई मामला ही नहीं है। जब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सारी सच्चाई इनके सामने आ गई, तो फिर आज ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस, हम विपक्ष के लोग हैं इसलिए हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे सारा मामला तो ईडी का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, पार्टी का इसमें कोई काम नहीं। संपत्तियां लूटने का काम तो केवल इन लोगों ने किया है, और उनको बेनकाब करना सरकार की भी जिम्मेवारी है, जनता की भी जिम्मेवारी है, मीडिया जगत की भी जिम्मेवारी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी जिम्मेवारी है। आपने कहा पहले 5000 शेयर होल्डर थे, अब 1057 रह गए, तो उनमें से जो विरोध या कहा कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, तो 2 का आपने नाम लिया, तो बाकियों का क्या? नहीं, यदि सभी का नाम लेंगे तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी ना जी। वो काफी लोग हैं जो इसमें आए, केवल 2 की बात तो सिर्फ मीडिया में इतनी बात मेरा बताने जिम्मेवारी थी। रिक्वेस्ट करने वाले, इनके खिलाफ शिकायत करने वाले तो बहुत लोग थे 1057 में से। तो ये तो सिर्फ इन्होंने 5 लोगों के नाम, इसको यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बना के सारे मामले को खुर्द-बुर्द करने की साजिश थी। जो की वजह अब यही है, जांच हो रही है। अब जांच हो रही है, उसकी क्या नाम लेते हैं, कल 15 तारीख को उसके पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल भी हो गई है। चार्जशीट दाखिल हो गया तो 100% कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई होगी तो फिर अब ये बौखला गए। सब अम्बेडकर जी की जयंती के बाद एक प्रशिक्षण शिविर आपने आयोजन किया था, क्या रूपरेखा क्या तैयार कर? देखिए, अभी 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो श्रमिक की आवाज़ थे, महिलाओं की आवाज़ थे, दबे कुचले लोगों की आवाज़ थे, और इस देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और कानूनविद भी थे। उन्होंने दुनिया का सबसे जीवंत संविधान इस देश को देने का काम किया, और उस संविधान के अंतर्गत ही आज पूरा देश आज चल रहा है। हमने उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम शुक्रगुजार हैं कि हरियाणा को चुना, और हरियाणा में भी 2 जगह, यमुनानगर और हिसार में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को अपनी पुष्पांजलि भेंट की। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के साथ, और उन्होंने हमें क्या दिया, और उस समय तत्कालीन सरकार ने अम्बेडकर जी के साथ जीते जी और जाने के बाद किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उनकी योग्यता को किस प्रकार से एक जलन के माध्यम से, एक ईर्ष्या के माध्यम से नजरअंदाज करने का कांग्रेस की सरकार ने उस टाइम काम किया। इसको लेकर हमने हर जिला स्तर पर छोटी छोटी संगोष्ठियां और बुद्धिजीवी लोगों से मिलकर वो सारी विचार बात और शेयर करने की हमने योजना बनाई है। उसके लिए पूरे देश के अंदर हमने एक योजना बनाई है। 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, चाहे एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज सेवी संस्थाओं में चाहे कोई सभाओं के प्रधान है, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, उन लोगों के बीच में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 135वें जन्म दिवस के इस अवसर पर हमने जाने की योजना बनाई है। और उसी को लेकर कल रोहतक में भारतीय जनता पार्टी की लगभग 250 लोगों का प्रशिक्षण शिविर कल लगा था, और उसमें हमारे लाल सिंह आर्य जी जो SC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे संगठन मंत्री, और हमारे कई मंत्री, और मैं स्वयं महामंत्री नाते उस कार्यक्रम में हम रहे। और हमने अब 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक
गली में, कूचे में, चौक में, चौराहे में जाकर, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जाकर लोगों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जीवन और उनके किए हुए काम को चर्चा करने की एक योजना बनाई है। और ये योजना इसलिए बनाने की आवश्यकता है, जो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में संविधान सुरक्षित नहीं है, ये लोग संविधान बदलने की बात करेंगे। कल परसों मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को सुन रहा था, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और उसकी पीढ़ियों ने किस प्रकार से अंबेडकर जी को जीते जी भी अपमानित करने का काम किया। जब पूरे देश के अंदर ये हालात बन गए कि देश को आज़ाद करना ही पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड की सरकार को यह महसूस हुआ, तो उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में बुलाई और वहाँ पे तय किया कि ये जब चुनाव होंगे, जो कुछ परिस्थितियाँ बाद की होंगी वो बाद की होंगी, उससे पहले हमने देश आज़ादी से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है, अंतरिम सरकार बनानी है। और इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर हमने किस प्रकार का स्वरूप होगा और उसके प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू जी को नियुक्त किया। और इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर किस प्रकार की साजिश रची, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। इंग्लैंड की सरकार ने कहा कि आप लोग एक मंत्रिमंडल का गठन कीजिए, उसमें हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र के लोग हों और हर सोच के लोग हों, उनको इसमें लेने का काम कीजिए। तो 14 लोगों की सरकार बनानी थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो बाइफर्केशन किया, 14 में 5 हिंदू धर्म के लोग और 5 ही मुस्लिम धर्म के लोग लिए, एक दलित लिया, एक सिख लिया और शायद एक ईसाई, इस प्रकार के करके लिया। जबकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान देश बन गया था, तो उसमें 5 मुस्लिम लोगों को लेने की आवश्यकता क्या थी। अंबेडकर जी ने इस बात का विरोध किया और अंबेडकर जी उस सरकार में ना आए। एक पोस्ट, एक सीट अनुसूचित जाति के लिए रखी और अनुसूचित जाति के लिए रखने से पहले क्या किया, जगजीवन राम जी को उसमें सरकार में शामिल कर लिया। पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज ने विरोध किया और टेलीग्राम किए इंग्लैंड में सरकार को। जब उनके ध्यान में यह विषय आया तो उन्होंने कहा कि इतना विद्धिमान व्यक्ति, इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति, इतना सोचने वाला व्यक्ति, आपने इसको क्यों मंत्रिमंडल में नहीं लिया। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा जी एक सीट थी 80 के लिए और वो मैंने 80 के लिए जगजीवन राम जी को ले लिया। जबकि पूरी इंग्लैंड की सरकार की और पूरे देश की आवाज़ यह थी कि जो अंबेडकर जी उस सरकार में आए। मैं लंबी बात ना करते हुए, सरकार ने उनको आदेश दिया कि जब तक हिंदू महासभा की तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और SC वर्ग की तरफ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं आएंगे, हम सरकार को संपूर्ण नहीं मानेंगे। नेहरू जी की चिट्ठी है, उन्होंने लेडी माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी कि मैंने हर प्रकार से प्रयास करके अंबेडकर जी को इस सरकार में शामिल नहीं होने दिया, परंतु सरकार को उनको आना पड़ा। वो कानून मंत्री बने और कानून मंत्री बन के उससे पहले क्या किया, संविधान सभा के अंदर भी अंबेडकर जी ना जाएं, इन्होंने महाराष्ट्र से, पूना से संविधान सभा में जाने के लिए चुनाव लड़ा और जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं वहां पर जाकर उनको चुनाव हराने का काम किया। दूसरा, चुनाव की तैयारी उन्होंने मध्य प्रदेश से की तो वहां भी हराया। तब हिंदू महासभा ने इनको पश्चिम बंगाल से जाकर संविधान सभा में चिताकर लेकर आए। जब ये लेकर आ गए इनको, तो इन्होंने क्या साजिश रची, जिस सीट से जीत के आए थे, पश्चिम बंगाल वाली सीट से, उस सीट को पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया और अंबेडकर जी को कहा कि आपकी तो सीट ही इंडिया में नहीं बची, सीट ही आपकी पाकिस्तान में चलेगी, तो आप तो यहाँ के हो ही नहीं, आप भी पाकिस्तान जाइए। तो अंबेडकर जी ने कहा था, मैं इस माटी में पैदा हुआ हूँ, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश की सेवा करने के लिए मैं आखिरी सांस तक यहीं रहूँगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। तो जब उनको पाकिस्तान वो सीट को भी ख़त्म कर दिया, परंतु एक ऐसे साथी थे जिन्होंने महाराष्ट्र से अपनी सीट का रिजाइन दिया, तब अंबेडकर जी को वहाँ पर चुन के आए, तब संविधान सभा के अंदर वो शामिल हुए। 26 अलीपुर रोड पर इनका देहांत होता है और देश का इतना बड़ा नेता था, इनको दफनाने के लिए, इनका संस्कार करने के लिए 4 गज जमीन भी कांग्रेस ने नहीं दी। इनके समर्थकों ने इनका अंतिम संस्कार करने के लिए मुंबई में लेके जाना पड़ा और उनको हवाई जहाज भी नहीं दिया, वो लोग अपने किराए से लेकर गए और संस्कार के
5 दिन 6 दिन के बाद ही इनसे बंगला खाली करने के लिए आदेश दे दिया। ये जो संविधान की बात कांग्रेस करते हैं, संविधान निर्माता का इस प्रकार का अपमान किया। इतने दिन कांग्रेस की सरकार चली, कभी उनको भारत रत्न की बात नहीं की। यदि भारत रत्न की बात की तो वीपी सिंह की सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित थी 89 के अंदर, तब उनको जाके भारत रत्न मिला। और सेंट्रल हॉल के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का चित्र कांग्रेस ने नहीं लगने दिया, वो भी हमारी सरकार ने लगाया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि महू के अंदर जो उनके जन्म स्थान था, उसको आर्मी के अंडर वो ज़मीन थी, क्योंकि इनके फादर आर्मी में अफसर थे, कर्मचारी थे।